गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब ये वीडियो देख रहा है। दिस इज आनंद रखवार फ्रॉम पारस एजू वर्ल्ड। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नमेंट बजट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके पर्पस और गवर्नमेंट बजट किस तरीके से बनता है उसकी प्रोसेस देखी थी। और मैंने आपको बताया था कि इसमें मीनिंग और पर्पस ये दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के दोनों जो क्वेश्चन है दैट इज फीचर्स और उसकी प्रोसेस, वो केवल आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थी, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब आज की क्लास में हम गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर समझेंगे, मतलब गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट या कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपका ये जो गवर्नमेंट बजट है वो कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलके बना है। जिस तरह कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ठीक इसी तरह हमारे गवर्नमेंट बजट के जो इंग्रेडिएंट्स है उसी को हमने क्या बोला है? कंपोनेंट्स। इसको एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट भी बोलते हैं। तो अगर हम हमारे गवर्नमेंट बजट की बात करें तो इसके मेनली दो कंपोनेंट है। एक है आपका गवर्नमेंट रिसीट्स और दूसरा है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारा बजट तो था ही केवल ऐसा जिसमें केवल दो चीजें थी, एक थे हमारे रिसीट्स, एस्टिमेटेड रिसीट, दूसरा था हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो बस यहाँ कंपोनेंट्स में भी वही दो चीजें आनी है, एक है गवर्नमेंट रिसीट्स, दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट रिसीट्स की अगर बात करूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी है कैपिटल रिसीट्स। ठीक इसी तरह आपके एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दोनों में देखो रेवेन्यू रेवेन्यू और कैपिटल कैपिटल है, तो हमको बस ये समझना है कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इसका तो मतलब हमको पहले से ही पता है। रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट के पास कैश का इनफ्लो होना और एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के पास से कैश का आउटफ्लो होना। ठीक, चलो तो सबसे पहले देखते हैं हम कि गवर्नमेंट में जो रेवेन्यू रिसीट्स है उसका मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट के पास कैश का इनफ्लो तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी पर इस कैश के इनफ्लो का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट। और अगर गवर्नमेंट के पास कोई रिसीट हो, मतलब कैश का इनफ्लो हो और बदले में उसकी एसेट्स या लायबिलिटी चेंज हो जाए, तो ऐसी रिसीट्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स। यानी जिन रिसीट्स से एसेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता गवर्नमेंट की, उस रिसीट्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर ऐसी रिसीट जिसमें गवर्नमेंट की एसेट्स या लायबिलिटी में कुछ चेंज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? कैपिटल रिसीट्स। ठीक इसी तरह हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? ऐसे एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट का कैश का आउटफ्लो तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक इसी तरह अगर गवर्नमेंट की ऐसे कैश फ्लो जिसमें उसकी एसेट्स और लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ जाए, तो ऐसे एक्सपेंडिचर या ऐसे कैश आउटफ्लो को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एकदम सिंपल सा है। रेवेन्यू में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेवेन्यू रिसीट से मतलब उसके पास कैश का इनफ्लो होगा पर एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैश का आउटफ्लो होगा लेकिन उसकी एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह कैपिटल नेचर में गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी इंपैक्ट होती है, मतलब अगर कैश का इनफ्लो हुआ और गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी इंपैक्ट हो गई तो ये हमारा कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा, और कैश का आउटफ्लो हुआ और गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी इंपैक्ट हो गई तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है। अब डिटेल में हम इसको और समझते हैं। अब इन चारों कंपोनेंट्स का डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। चार कंपोनेंट कौन कौन से? एक तो रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो अभी यहाँ जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स मैंने आपको बताया कि कैश का इनफ्लो हो, एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़े तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स, एसेट लायबिलिटी पर फर्क पड़ जाए तो वो आपकी कैपिटल रिसीट्स हो जाती है। अब ये जो एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़े, एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़े, इसका क्या मतलब होता है वो समझना। देखो बेटा, अगर गवर्नमेंट के पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आया और बदले में ना तो उसकी कोई एसेट गई ना ही उसकी कोई लायबिलिटी का क्रिएशन हुआ,
तो इसे हम बोलते हैं एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। मतलब सिंपल सा है यहाँ कि गवर्नमेंट के पास कैश का इनफ्लो भी हो गया, ना तो उसकी कोई एसेट्स रिड्यूस हुई, ना ही उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई। तो ऐसी रिसीट्स को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। और कैपिटल रिसीट्स मतलब ऐसी रिसीट्स जिसमें कैश का इनफ्लो तो होगा, लेकिन या तो गवर्नमेंट की कोई एसेट चली जाएगी या फिर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं एसेट्स और लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ना। तो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कि या तो एसेट्स, ना तो आपकी एसेट्स रिड्यूस होगी, ना ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। कैपिटल रिसीट्स मतलब या तो आपकी एसेट रिड्यूस हो जाएगी या फिर आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें क्या एग्जांपल आते हैं, इसमें क्या एग्जांपल आते हैं, दोनों को मैं बताता हूं, आप समझना। जैसे देखिए, अगर मैं कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स की बात करूं तो रेवेन्यू रिसीट्स में समझ लो गवर्नमेंट ने किसी जनता पे टैक्स लगा दिया। अब टैक्स लगा दिया तो क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आ गई। अब रिसीट्स आ गई तो बदले में क्या हुआ? ना तो गवर्नमेंट को कोई एसेट, ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट गई और ना ही उस पर कोई लायबिलिटी आई। ठीक इसी तरह अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है जैसे गवर्नमेंट का कोई अपनी जमीन को बेच देना। तो अगर गवर्नमेंट ने अपनी जमीन बेच दी तो देखो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ गया, मतलब रिसीव तो हुई, लेकिन साथ ही साथ उसकी जमीन जो एक एसेट थी वो चली गई। तो इसे बोलते हैं हम एसेट्स और लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ना। ठीक है। अब ये जो आपकी रिसीट्स है, ये रिसीट्स जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी टैक्स रिसीट्स, दूसरी होती है आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स। अब टैक्स रिसीट्स का मतलब क्या होता है? टैक्स रिसीट्स मतलब ऐसे रिसीट्स जिसमें गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा वो टैक्स कलेक्शन के थ्रू आएगा, तो उसे हम टैक्स रिसीट्स बोलते हैं। जैसे आपका इनकम टैक्स, जैसे आपका जीएसटी। और अगर मैं नॉन टैक्स रिसीट्स की बात करूं, इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा और गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स भी नहीं लगाएगी, तो वो होती है हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स। जैसे इसमें गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस बनवा रही, लाइसेंस किसी का बनाती है तो फीस चार्ज करती है, कोई पेनाल्टी लगाती है, या आपने रोड पे स्ट्रीट लाइट फोड़ दी तो बदले में गवर्नमेंट उससे क्या लेगी? गवर्नमेंट उससे आपका उससे फाइन या पेनाल्टी लेगी। ठीक, तो ये आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स हुई। तो रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की, एक टैक्स रिसीट्स और दूसरी नॉन टैक्स। टैक्स मतलब टैक्स रिसीट्स में टैक्स लगा के कलेक्शन करेगी रिसीट्स का, और नॉन टैक्स रिसीट्स में बिना टैक्स लगाए वो कलेक्शन करेगी रिसीट्स का। ठीक, अब ये जो आपके टैक्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स है जो जिस इंसान पे लगा पेमेंट भी उसी पर्सन को करनी पड़े, यानी जिस पर्सन पे टैक्स का बर्डन रखाया पेमेंट भी अगर वही पर्सन कर रहा है तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स, अगर मुझ पर इनकम टैक्स लगा है तो वो बर्डन को मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, मुझ पर टैक्स लगा है मुझे ही उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जिसका बर्डन तो गवर्नमेंट किसी पर्सन पर डालती है पर एक्चुअल में पेमेंट कोई दूसरा पर्सन करता है। मतलब टैक्स मुझ पर गवर्नमेंट ने लगाया लेकिन पेमेंट कोई और पर्सन कर रहा है, तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हमारा जीएसटी। अब जीएसटी में क्या होता है? एग्जांपल के लिए जितने भी दुकानदार हैं गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती है, उस गुड्स पर टैक्स लगाती है जो भी वो बेच रहा है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो क्या करते हैं? बिल में टैक्स लिख के किससे ले लेते हैं? वो टैक्स ग्राहक से वसूल लेते हैं। इसका मतलब टैक्स तो गवर्नमेंट ने सेलर पे लगाया लेकिन एक्चुअल में पेमेंट किसको करनी पड़ रही है? उसकी कस्टमर को करनी पड़ रही। तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर्सन पे लेवी हुआ, बर्डन जिस पे लगा, एक्चुअल में वही पेमेंट करे तो डायरेक्ट टैक्स, एग्जांपल इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर्सन पे बर्डन डाला, मतलब जिस पर टैक्स की लेवी की गई वो पर्सन अलग है और पेमेंट जो कर रहा है वो पर्सन अलग है। यानी जिस पर्सन पे टैक्स का बर्डन आया उस पर्सन ने उस बर्डन को किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर दिया। तो अगर बर्डन शिफ्ट हो जाए तो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, और अगर बर्डन शिफ्ट ना हो तो वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। तो इस तरीके से हमने रेवेन्यू रिसीप्ट देखी जो दो टाइप की थी, एक टैक्स रिसीप्ट, दूसरी नॉन टैक्स रिसीप्ट।
अब हम आ जाते हैं कैपिटल रिसीट्स पे। कैपिटल रिसीट्स में अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा लेकिन उसकी एसेट से लायबिलिटी में चेंज होगा, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया। जैसे गवर्नमेंट कोई एसेट सेल कर दे, उसकी जमीन सेल कर दे तो कैश का इनफ्लो हो गया, लेकिन बदले में गवर्नमेंट की एसेट चली गई। या फिर दूसरा क्या कि गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले लिया या किसी दूसरी कंट्री से लोन ले लिया, तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास लोन आया मतलब कैश का इनफ्लो तो आया, लेकिन साथ में एक लायबिलिटी आ गई। कौन सी लायबिलिटी आ गई, लोन की आ गई। लेकिन अगर आप रेवेन्यू रिसीट्स की बात करो तो इसमें देखो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन ना तो कोई एसेट जा रही, ना ही उस पर किसी तरह की लायबिलिटी आ रही। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाए और ना तो उसकी एसेट जाए ना ही कोई लायबिलिटी का क्रिएशन हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर गवर्नमेंट के पास कैश का इनफ्लो हो लेकिन उसकी या तो एसेट चली जाए या उसके ऊपर लायबिलिटी का बर्डन आ जाए, लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, तो ऐसी रिसीट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे जिसमें हम देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका मीनिंग भी सेम वैसे ही है जैसा कि हमने जो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स का देखा था। अब इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट का कैश का आउटफ्लो तो होता है लेकिन गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट का पैसा चला जाएगा लेकिन बदले में ना तो उसके पास कोई एसेट्स आएगी और ना ही उसकी कोई लायबिलिटी जाएगी। मतलब पैसा भी गया, ना तो लायबिलिटी का क्रिएशन हुआ, सॉरी ना तो एसेट्स का क्रिएशन हुआ और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हुई। तो ऐसे कैश के आउटफ्लो को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी का उल्टा कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोलूं तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें अगर गवर्नमेंट के कैश का आउटफ्लो हुआ तो बदले में उसकी एसेट्स और लायबिलिटी चेंज हो गई। चेंज हो गई मतलब या तो उसकी एसेट्स बढ़ गई या फिर उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो इसे हम बोलते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का चेंज होना। मतलब अगर इधर कैश का आउटफ्लो हुआ तो बदले में या तो गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ जाएगी या फिर उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर एसेट्स बढ़ी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं बढ़ी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह लायबिलिटी अगर कम होती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी कम नहीं होती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट अपनी जो इतनी भी कंपनी है उन कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी की पेमेंट करती है। अब सैलरी की पेमेंट करी तो गवर्नमेंट के कैश का आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बदले में उसकी कोई एसेट्स नहीं बनी, ना ही किसी तरह की उसकी लायबिलिटी क्या हुई, रिड्यूस हुई। या फिर हम बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट करती है। गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो लोन तो लायबिलिटी है, लोन की पेमेंट करेंगे तो वो जरूर लायबिलिटी कम होती, लेकिन अगर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो गवर्नमेंट के कैश का आउटफ्लो भी हो गया और उसकी लायबिलिटी भी कम नहीं हुई। ठीक, तो इसमें हमने क्या देखा, जैसे सैलरी की पेमेंट, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें गवर्नमेंट के कैश का आउटफ्लो भी हो जाता है, उसकी एसेट्स भी नहीं जनरेट होती है और उसकी लायबिलिटी भी कम नहीं होती है। तो ऐसी जो हमारे कैश के आउटफ्लो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी में अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसका एग्जांपल जैसे कि हमने एसेट्स को परचेज कर लिया। तो अगर गवर्नमेंट ने एसेट को परचेज करा तो देखो कैश का आउटफ्लो तो हुआ लेकिन एसेट परचेज, जैसे जमीन परचेज कर ली तो गवर्नमेंट के पास एक एसेट आ गई ना, तो कैश का आउटफ्लो हुआ, एक एसेट आ गई, तो इसे हमने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी का दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लोन की रीपेमेंट कर दी। तो लोन की अगर गवर्नमेंट रीपेमेंट करती है तो इससे गवर्नमेंट के कैश का आउटफ्लो तो हुआ लेकिन साथ में लोन की रीपेमेंट करने से लोन की जो लायबिलिटी है वो कम हो गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर गवर्नमेंट की एसेट भी नहीं बढ़े, लायबिलिटी भी कम नहीं हो, तो ऐसे खर्चे हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे और कैपिटल नेचर के खर्चे जिसमें या तो गवर्नमेंट की एसेट बढ़ जाएगी या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये हमारा होता है कैपिटल नेचर का खर्चा। तो अब मैं अगर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की समरी बनाऊं तो दो पार्ट बनते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रिसीट्स, दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसे हम बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर में बोलते हैं। बजट रिसीट्स की बात करें तो दो पार्ट अगेन, पहला होता है आपका रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब ऐसी रिसीट्स जिसमें गवर्नमेंट के पास कैश का इनफ्लो हो रहा है लेकिन ना तो उसकी एसेट्स जा रही है ना ही उसके पास लायबिलिटी का क्रिएशन हो रहा है। और कैपिटल रिसीट्स मतलब ऐसी रिसीट्स
जिसमें गवर्नमेंट के पास कैश का इनफ्लो तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ या तो उसकी कोई एसेट्स जा रही है या उसके पास लायबिलिटी का क्रिएशन हो रहा है। ठीक, रेवेन्यू रिसीट्स में हमने देखा फिर से दो पार्ट बनते हैं, एक होता है हमारा टैक्स रिसीट, दूसरी होती है हमारी नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट्स की अगर हम बात करें जिसमें गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू कलेक्शन करती है, नॉन टैक्स मतलब विदाउट टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट रिसीट्स करती है। टैक्स भी दो टाइप के, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जिसमें जिस पर्सन पे टैक्स की लेवी हुई उसी पर्सन को टैक्स की पेमेंट करनी पड़ी, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक पर्सन पर टैक्स की लेवी हुई और दूसरे पर्सन को टैक्स की पेमेंट करनी पड़े, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आपका जीएसटी। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, जिसके दो टाइप है, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसमें गवर्नमेंट के कैश का आउटफ्लो होता है, लेकिन ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट होती है, ना ही उसकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट के कैश का आउटफ्लो तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट की या तो एसेट बन जाती है या फिर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी की पेमेंट हो जाती है। चारों के एग्जांपल देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में हमने एग्जांपल देखा था, जैसे गवर्नमेंट टैक्स का कलेक्शन करती है या गवर्नमेंट फाइन या पेनाल्टी को फाइन एंड पेनाल्टी लगा के रिसीट्स लेती है। इसी तरह कैपिटल रिसीट्स की अगर बात करें तो इसमें हमने एग्जांपल देखा था, जैसे कि गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट्स को सेल कर दे या फिर गवर्नमेंट लोन ले ले। एसेट्स को अगर सेल करेगी तो कैश तो आ जाएगा लेकिन एसेट्स चली जाएगी, लोन लेती है तो कैश तो आ जाएगा लेकिन साथ में लायबिलिटी का क्रिएशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने एग्जांपल देखा था, जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी की पेमेंट करती है या गवर्नमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, दोनों में ही कैश का आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन ना तो उसकी कोई एसेट्स बन रही, ना ही किसी तरह की उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें हमने एग्जांपल देखा था, जैसे गवर्नमेंट ने कोई एसेट का परचेज कर लिया तो गवर्नमेंट के कैश का आउटफ्लो हुआ, लेकिन साथ में एक एसेट क्रिएट हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने अपने लोन की पेमेंट कर दी जिससे कैश का आउटफ्लो तो हुआ, लेकिन साथ में लोन नाम की लायबिलिटी भी उसकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट या एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट किया है। अब हमारा इसमें केवल एक पार्ट बचा है, दैट इज डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब ये डेफिसिट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ हम कल की क्लास में देखेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।